नमस्कार, मैं नीरज कुमार आप सभी साथियों का अपने यूट्यूब चैनल भूमि जानकार अमीन में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे वसीयत के बारे में। आप सभी जान रहे हैं कि मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूं कि म्यूटेशन पे वीडियो चल रहा है। अभी जितने भी म्यूटेशन संबंधित वीडियो है, उस पे मैं बना रहा हूं। तो एक म्यूटेशन में मैंने प्रोसेस बताया था कि किस-किस आधार पे मालिकाना हक मिलता है, मालिकाना हक मिलने के बाद म्यूटेशन होता है। तो एक वसीयत भी उसी प्रकार है, किसी संपत्ति को अंतरण यानी प्राप्त करने का। कोई व्यक्ति मृत्यु प्रांत उसका मालिकाना हक मिलता है, यानी उत्तराधिकार। जिसे कोई व्यक्ति जीवित है, वो व्यक्ति अपने संपत्ति का किसी अन्य व्यक्ति या अपने किसी एक बेटे को भी वसीयत कर सकता है, लेकिन वो स्व-अर्जित संपत्ति को कर सकता है। अगर मौरूसी संपत्ति यानी पुश्तैनी संपत्ति है, तो वो अपने हिस्से का कर सकता है। आप सभी जान रहे हैं कि हिंदू मिताक्षरा लॉ के अनुसार, उत्तराधिकार के अनुसार एक बालिक पुत्र यानी जन्म से उसको पुश्तैनी प्रॉपर्टी में शेयर हो जाता है। हालाँकि उसको बेचने का अधिकार नहीं होता है, क्योंकि वो नाबालिग रहता है। वो बालिग होने के बाद बिक्री कर सकता है। वो उत्तराधिकार अधिनियम का बात है, वो मैं उत्तराधिकार में बताऊँगा आप सभी को विस्तृत। तो एक रैंडमली मैंने बता दिया कि वसीयत वो कर सकता है अपने हिस्से का ही। तो वसीयत होने के बाद, वो मृत्यु होने के बाद उस व्यक्ति का वसीयत जिसके पक्ष में किया गया है, उसको मालिकाना हक प्राप्त होता है। वो भी न्यायालय से प्रोवेट कराना पड़ता है, यानी ग्रांट कराना पड़ता है एग्जीक्यूटर को, यानी जिसके पक्ष में निष्पादित किया गया है। जो वसीयत करता है उसे टेस्टेटर कहा जाता है और उसे एग्जीक्यूटर कहा जाता है। और इसका प्रावधान वसीयत एवं निबंधन अधिनियम 1908 के धारा 276 में प्रोवेट के लिए किया गया है। डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ कर सकते हैं, हालांकि इसका हाई कोर्ट में हो सकता है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी हो सकता है, अगर कोई विवाद या आपत्ति ना हो। विवाद होने की स्थिति में हाई कोर्ट में होगा। इसके लिखित दावा देना पड़ता है अंग्रेजी में या अन्य किसी भाषा में जो न्यायालय चलता हो, धारा 276 के तहत। वसीयत एवं निबंधन अधिनियम 1908 के धारा 276 के तहत वसीयत कर्ता के उसमें मृत्यु का समय देना होता है। उसका कथन, उसमें वर्णन होना चाहिए कि किस आधार पे वो क्यों कैसे दे रहे हैं। आप सभी देखे होंगे डीड में भाषा लिखा रहता है। मैं डीड भी कभी आप लोगों को दिखा दूंगा, वसीयत का, सेल का, गिफ्ट का, सभी डीड दिखा दूंगा। वसीयतकर्ता की मृत्यु का समय लिखा होना चाहिए कि इतना तारीख को ये व्यक्ति ने हमको वसीयत किया था अपना चल या अचल संपत्ति। हालांकि हम लोग अचल संपत्ति से ही हमारा चैनल ही है, भूमि अचल संपत्ति है। तो अचल संपत्ति वो अपना व्यक्ति जो किए थे, उनका मृत्यु प्रांत ही ग्रांट होता है। उसके बाद लेख्य का अंतिम वसीयत है। अंतिम विल और वसीयत इसलिए अंतिम होना चाहिए कि जिसे वो जीवित है। मान लीजिए वो वसीयत की है, फिर 1 साल बाद किसी और को वसीयत कीजिए, तो सेल डीड में होता है कि जो पहले रजिस्ट्री हुआ उसका मालिकाना हक हो गया, सेकंड वाला को गलत हुआ उसका मालिकाना हक नहीं होगा। लेकिन इसमें अलग है, इसमें जो बाद में जिसका होगा वसीयत वो मालिक हुआ। क्यों? क्योंकि वसीयत का मतलब ही होता है उस व्यक्ति के मरने के उपरांत ही मालिकाना हक उसका जाता है, ट्रांसफर होता है। वो जब तक जीवित है वो उसका मालिक है। वो बेच भी सकता है, किसी को रजिस्टर्ड गिफ्ट भी कर सकता है, या दूसरे को वसीयत भी कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए आज वसीयत किया, फिर 5 साल बाद किसी और को वसीयत कर दिया और उसके बाद मर गया, तो वो लास्ट वाला का वसीयत वैलिड होगा, फर्स्ट वाला का नहीं, वो अनवैलिड हो गया। बिक्री भी कर सकता है, सेल भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। वो मालिक है जब तक जिएगा तब तक। उसके मृत्यु उपरांत सबसे अंतिम जो लिखा हुआ वसीयत होगा वो वैलिड है। इसका ये प्रोसेस होता है। तो ये चीज़ उसमें लिखा होना चाहिए कि इस तारीख को उक्त व्यक्ति ने हमें वसीयत किया था, ये रीजन के उपरांत, और इस तारीख को उनका मृत्यु हो गया, और ये अंतिम उनका लिखा हुआ वसीयत है, और ये मेरे पक्ष में निष्पादित किया गया है। जो व्यक्ति अपने नाम पे आवेदन दे रहे हैं ग्रांट कराने के लिए, यानी
प्रोवाइड कराने के लिए उसमें नाम उनका होना चाहिए कि हाँ इन्हीं व्यक्ति के पक्ष में हम अपना संपत्ति विल करते हैं, वसीयत करते हैं। ये नहीं कि नाम किसी और का और वसीयत ग्रांट कोई और कराने गया, वो नहीं होना चाहिए। और जिला न्यायाधीश के यहाँ आवेदन देने के लिए उसके पास जिला न्यायाधीश के एरिया में ही मृत्यु हो उस व्यक्ति का, उनका संपत्ति भी उसी में हो, ये जरूरी है, या निवास स्थान हो। मृतक का समय और स्थान लिखा होना चाहिए। मृतक का कुटुंब और अन्य नातेदार उनके निवास स्थान लिखा होना चाहिए। यानी मृतक का रिलेटिव जो उत्तराधिकार से प्राप्त हो रहा है, उन सभी को उसमें पार्टी बनाया जाता है ताकि सभी को सूचना मिले, नाम लिखा रहता है। उनको नोटिस किया जाएगा, अगर वो आपत्ति करेंगे, अपना पक्ष रखेंगे तो उसके अनुसार जांच करेगा न्यायालय। यह अधिकार जिसके आधार पर अर्जी दावा करता है, उस व्यक्ति को ये भी लिखना है कि हाँ हमें वसीयत किया है और वो संपत्ति उनका किस प्रकार से मिला था। हालांकि टाइटिल इसमें नहीं डिक्लेयर होता है, टाइटिल अलग से होगा। अगर उस व्यक्ति के टाइटिल पे सवाल होगा तो वो ग्रांट नहीं होगा, उसके लिए फिर टाइटिल मुकदमा होगा। अगर मान लीजिए कोई वसीयत किया है, उसका मालिकाना हक ही उस पे नहीं था, तो वसीयत ग्रांट कैसे होगा, इसमें निर्धारण नहीं होगा। फिर उसके लिए टाइटिल वाद लाया जाएगा, जो व्यक्ति उस पे आपत्ति करेगा वो, और उसके बाद निर्धारण होगा। उसमें रकम लिखेगा कि कितना संपत्ति का ग्रांट होने के बाद उसको कितना संपत्ति का मालिकाना हक प्राप्त होगा। और निवास स्थान उसी एरिया में होना चाहिए जिस जिला न्यायाधीश को वो आवेदन दिया है, और मृत्यु उसी एरिया में होना चाहिए, और मृत्यु का समय लिखा होना चाहिए। जब आवेदन किसी जिला प्रतिनिधि को किया जाता है, तब वह मृतक का उसी मृत्यु के समय प्रतिनिधि की अधिकारिता के भीतर नियत निवास स्थान था। उसमें दो गवाह भी होते हैं, कम से कम दो, अधिक भी हो सकते हैं उसमें, वो भी गवाह जीवित होने चाहिए। ये प्रक्रिया है, न्यायालय में उपस्थित होंगे, जांच होगा उसका। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 276 में वसीयत का प्रोवाइड कराने का यही तरीका है। तो आप सभी समझ गए होंगे कि वसीयत क्या होता है, वसीयत को कैसे मान्य किया जाता है, वसीयत के आधार पर कैसे दाखिल खारिज होता है, वसीयत के आधार पर कैसे मालिकाना हक प्राप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, देखते रहिए भूमि जानकार अमीन। आप सभी का बहुत सपोर्ट मिला और हम इसीलिए शॉर्ट वीडियो अभी बना रहे हैं क्योंकि चैनल पे सब्सक्राइबर कम है। आप लोग सपोर्ट कीजिए, और लॉन्ग वीडियो भी, विस्तृत जानकारी हर टॉपिक पे भूमि संबंधित समाज में जागरूकता रहे, इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। देखते रहिए भूमि जानकार में। जय हिंद।